रखूं या हाथ में रखूं, क्या करूं? माइक। मनरेगा एम्प्लॉयज पहले भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे भाजपा कार्यालय के बाहर, और अब भी अपनी मांगों को लेकर आवाज इन्होंने उठाना शुरू की है। और क्या क्या मांगे हैं वो तो हम इनसे जानेंगे, लेकिन जब ये भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे तो हमने कई बार इनको कवर किया है। इनकी मांगे जो थी वो उस समय हमने सुनी। ये एम्प्लॉयज जो हैं परमानेंट भी नहीं है और इनकी सैलरी भी जो थी वो बहुत कम थी, ना मात्र के बराबर, लेकिन अब उसे थोड़ा सा हाइक किया गया है। अब इनकी क्या क्या मांगे हैं वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई है, मनरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन जम्मू, तो उसके ये जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आप प्रेसिडेंट। हाँ, अच्छा, मुझे अपनी मांगे बताएं और कितने एम्प्लॉयज हैं ये भी थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं मनरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं जम्मू प्रोविंस का। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप वक्तन फ़वक्तन जो हमारा साथ देते हैं, हमारी मांगों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक या गवर्नमेंट तक पहुंचाने में हमारा पूरा कोऑपरेट करते हैं। हम लोग पिछले 16 सालों से इस महकमे के अंदर काम कर रहे हैं। हम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, ग्राम रोजगार सेवक जिसे GRS कहा जाता है। हम 2006 से लेके अभी तक जो है महकमा रूरल डेवलपमेंट, जिसको दही तरक्की भी कहा जाता है, उसके अंदर हम पिछले 16 सालों से काम कर रहे हैं। हमें 16 सालों से हमें मनरेगा के लिए लगाया गया था उस टाइम पे कि ये जो लोग हैं ये मनरेगा के अंदर काम करेंगे, 100 दिन का रोजगार लोगों तक पहुंचाएंगे। जो मतलब कि गाँव में जो देहातों के लोग होते हैं उनके अंदर जो है 100 दिन का रोजगार पहुंचाएंगे। आपको पता है कि जो मनरेगा एक्ट है ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे है। पूरे इंडिया के अंदर महकमा रूरल डेवलपमेंट को 4 चांद लगाने में अगर किसी ने काम किया तो वो सिर्फ वाहिद जो मनरेगा एसोसिएशन है, जो हमारे मनरेगा के जो मुलाजमीन हैं उन लोगों ने मनरेगा के इस एक्ट को 16 साल जिंदा अगर रखा है तो वो सिर्फ इस कौम ने रखा है जो GRS के तौर पे काम कर रही है। हमने जैसे आपने बोला कि अभी पहले भी हमने स्ट्राइक की थी। हमारे डिफरेंट ईयर्स में हमारे प्रोटेस्ट होते रहे। जब गवर्नमेंट थी जम्मू कश्मीर की, जब गवर्नमेंट होती स्टेट थी, उस टाइम पे भी हमारे प्रोटेस्ट हुए। हमने 17-18 में प्रोटेस्ट किया था, 19-20 में प्रोटेस्ट किया था। तो बदकिस्मती से स्टेट से यूटी हो गई। जब यूटी बनी तो यूटी के अंदर हमें लगा कि आज की डेट में यूटी बनी है, जो कानून पूरे हिंदुस्तान में की यूटीज में लागू होगा वो हमारे लिए भी होगा। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि हमारे लिए वो लागू नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? हम लोगों की जो है मीडिया के सामने आने का जो मेन जो मकसद है, मैं आपको मुद्दे पे आऊंगा। मेन हमारा मकसद इस तरह से, हमारी 4 डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने पहले जो स्ट्राइक की भाजपा के दफ्तर के बाहर हम बैठे, वहां पे मुझे लगता है हमने शायद 4 महीने प्रोटेस्ट किया। 4 महीने प्रोटेस्ट करने के बाद हमें जो मिलना था मिला तो कुछ नहीं, लेकिन मिलने के बजाय हमारा उसके एवज में 4 महीने की सैलरी कट गई। हमने गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, हमारी रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। आपको पता है कि आवाज उठाना कोई गुनाह तो है नहीं है, हमारा हक बनता था। उस दौरान जो आपने प्रोटेस्ट किया तो तनख्वाह नहीं दी। उसमें भी हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। वो कहते होंगे ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम नहीं किया तो अब ये इसकी तनख्वाह भी नहीं। देखो, हम डेली जो मतलब जैसे प्रोटेस्ट किया हमने, हम मानते हैं उस चीज को, लेकिन हमने सेम जो उस टाइम की जो हमारी प्रोग्रेस थी, उस क्वार्टर की जो प्रोग्रेस थी, हमने सेकंड क्वार्टर जब हमारा आया, हमने सेकंड क्वार्टर में दोनों क्वार्टर्स की प्रोग्रेस निकाल के गवर्नमेंट को दे दी। जब हम प्रोटेस्ट पे थे, जितने भी इंडिकेटर्स थे गवर्नमेंट के, रूरल डेवलपमेंट के जो महकमे के इंडिकेटर्स थे वो रेड में चल रहे थे। और जब हमने हम वापिस आए प्रोटेस्ट से, हमने सिर्फ 15 दिन के अंदर रेड से उनको ग्रीन में लाया। तो हमने काम किया, उसके एवज में 3 डिस्ट्रिक्टों को उस टाइम पे जो है वो वेजेस जो पेंडिंग थी 4 महीने की वो मिली। एक तो कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट को मिली, उसके बाद 17 डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग रहे। फिर जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो है सरकार बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट को मिली, बारामूला को। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद बारामूला को जो पेंडिंग वेजेस थी 4 महीने की वो दी गई। वहां से मंत्री साहब आते हैं हमारे जावेद डार साहब, तो उनके डिस्ट्रिक्ट को 4 महीने की सैलरी मिली। आज की डेट में हमारे फिर भी 16 डिस्ट्रिक्ट जो है वो विदाउट मतलब जो है 4 मंथ जो पेंडिंग हमारी सैलरी थी उसके आज भी बिना सैलरी के 4 महीने की है। मैटर ये नहीं है, हमने काम किया,
हमने उसके इवज में सेकंड क्वार्टर में दिन रात करके हमने फिर से ग्रीन में लाया। तो अगर 4 डिस्ट्रिक्टों को मिली तो जम्मू प्रोविंस के साथ 10 डिस्ट्रिक्टों के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए था। जम्मू के साथ तो होता ही रहता है, हमेशा भेदभाव होता है। देखो 4 अगर कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्टों को मिली, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्टों में भी अगर हमारे एक भी डिस्ट्रिक्ट को मिली होती, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से आता हूँ, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट को मिली होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट जो है इसको देख के हम थोड़ा सा सब्र और कर लेते। उसमें भी कंडीशंस रखी कि आप जी क्या करें कि आप रिकमेंडेशन लेटर लाएं अपने अपने डीपीसी से। हमारे डीपीसी जो डीसी साहिबान होते हैं वो होते हैं हमारे डीपीसी, उनसे आप क्या करें कि आप उनसे रिप्रेजेंटेशन लेटर लाएं और उसके बाद आपकी सैलरी छोड़ेंगे। हमारे सारे डिस्ट्रिक्टों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेक्रेटरीट के अंदर चला गई। सेम जो है बारामूला से भी गई थी जिस डिस्ट्रिक्ट को मिली। और हमारी जो 4 महीने की सैलरी थी, हमें पहले सैलरी को ऑनलाइन मोड पे बुक करना पड़ता है। हमारे पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्टों की ऑनलाइन बुक सैलरी थी और उसमें से 4 को मिली, 16 की अभी भी लाइबिलिटी शो हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको देख रही है। 4 महीने की जो पेंडिंग सैलरी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनलाइन मोड पे अपनी लाइबिलिटी में देख रही है, क्योंकि हमने वो बुक करके रखी है। और इंस्ट्रक्शन जो हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन हुई उसके बाद हमने उसको बुक किया। तो बुक करने के बाद भी जब रिकमेंडेशन मांगी, सारे डीसीज ने रिकमेंडेशन दी। उसके बाद कहा गया कि नहीं आप फ्रेश रिकमेंडेशन लाएं। फिर मैं डायरेक्टर साहब से मिला। हमारे डायरेक्टर साहब बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है बड़ा अच्छे से हमें सपोर्ट करता है, कोऑपरेट करता है। डायरेक्टर साहब ने चिट्ठी निकाली एसीडीज को और फिर वहां से एसीडीज से भी हमने फिर से डायरेक्टर साहब को रिकमेंडेशन वापस भेजी है। इसमें मुद्दा रिकमेंडेशन का नहीं है। हमने एपीआर सबमिट करवाई सेम ईयर 22-23 की एपीआर सबमिट करवाई। पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्टों की एपीआर गई। मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर हमने एपीआर में डीसी साहब चेयरमैन थे, एक्जीन साहब थे, उसमें हमारे एसीपी साहब थे, हमारे एसीडी साहब थे, हमारे उसमें डीपीओ साहब थे, इतने सारे लोगों की कमेटी जिसको अप्रूव करेगी सेटिस्फैक्टरली गुड वेरी गुड जो देगी, मतलब एपीआर के ये लोग जो है काम कर रहे हैं, इनको फर्दर ईयर में मतलब इंक्लूजन जो भी दिया जाए, तो फिर उसमें रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर हमने सेम मंथ की सेम क्वार्टर की ऑलरेडी सेटिस्फैक्टरली जो है वो हमने दे दी हुई है गवर्नमेंट को एपीआर, तो ये चीजें जो है 4 महीने की पेंडिंग सैलरी का मैंने जो आपको बताया वो हमारी पेंडिंग है। उसके बाद जो हमारी दूसरी डिमांड है एसईजीसी होती है, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल होती है। हमारी 22-23 में स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल हुई। जब हमने प्रोटेस्ट किया, वो प्रोटेस्ट करने के बाद एसईजीसी हुई। एसईजीसी के बाद हमारी मैडम वर्दी कमीशन सेक्रेटरी मनदीप कौर जी थी, उन्होंने हमारा जो है प्रपोजल पास करवाया। जो हमारी वेजेस कुछ थोड़े सारे बढ़े वो उन्होंने पास करवा के, उस टाइम चीफ सेक्रेटरी साहब उसके चेयरमैन थे, वो पास हुई। वो पास होने के बाद जो है शाहिद इकबाल साहब चौधरी, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब हमारे कमीशन सेक्रेटरी आए, तो उन्होंने हमारी वो वेजेस बढ़ाई। हम चाहते हैं कि एसईजीसी हो। फिर से इन्होंने कहा कि एसईजीसी होगी, उसमें कुछ हमारे डिफरेंट विंग्स हैं, एक आधा विंग्स रह गया था जिसकी मतलब जो है सैलरी हाइक नहीं हुई थी। तो अब हमें बताया गया कि एसईजीसी होने वाली है, आपका क्या करेंगे कि एसईजीसी में हम आपका बढ़ा देंगे जो है, और सैलरी बढ़ाएंगे। और दूसरा जो है काफी जिसमें हमारे टीए ट्रैवल अलाउंसेस होते हैं, हमारे जो है महकमे के अंदर हम डिफरेंट ब्लॉक, जो हमारा पेरेंट ब्लॉक है, पेरेंट पंचायत है, उसी तक सीमित नहीं है, उसी में काम नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ब्लॉक से 50 से 60 किलोमीटर दूर दूसरे ब्लॉकों में ट्रांसफर हैं। अगर वो अपने ब्लॉक से 60 किलोमीटर ट्रांसफर हैं, दूसरे ब्लॉक में काम कर रहे हैं छोटे से एक वेजेस पे, तो क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि उनके लिए ट्रैवल अलाउंस का कोई मतलब वो प्रोविजन रखा जाए, उनके लिए कोई इसका जो है एचआरए का जो है हाउस रेंट रखा जाए। वो लोग जो 70 किलोमीटर जाएगा, 70 किलोमीटर आएगा रोज का, तो पैसा कहाँ से आएगा? आप खुद सोचिए कि आज के इतने तनख्वाहें कम है, आगे ही कुछ भी नहीं है, उससे हमारे घर के बिजली के बिल नहीं भरे जाते। हम लोग कैसे गुजारा करते हैं? 5-5 महीने उधार उठा के, उधार कर करके और फिर जाके थोड़ा थोड़ा देते हैं, और वैसे हमारा साल निकल जाता है। अभी भी कुछ जिसका 50,000 देना होता है उसको जब 50,000 आता है उसमें 10 उसको देते, 10-10 करके, तो वैसे करके साल निकल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो महकमा को जिस तरीके से हमने चलाया है, हमारे जीआरएस के काम करने से हमने महकमे को इतना ऊपर पहुंचाया कि हमारे कुछ कमीशन सेक्रेटरी साहिबान थे जिन्होंने मेडल लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाके। रूरल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड लिए, किसके मतलब बैग पे, सिर्फ जीआरएस के काम करने से। जब नरेगा इतना ऊपर पहुंचा दिया, हमने इस लेवल पे पहुंचा दिया कि अवार्ड मिले गवर्नमेंट में, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट जो है हमारे
हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट साहब ने उस टाइम पे हमारे जो कमीशन सेक्रेटरीज थे उनको अवार्ड दिए हमारे काम करने के एवज में। और हमारे साथ इतना इनजस्टिस है कि 4 महीने की पेंडिंग सैलरी है, हमारी SCGC अभी तक नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि SCGC को अमल में लाया जाए और हमारा इसमें जो है कोई रोड मैप तैयार किया जाए कि जिसके अंदर हमें लगे कि हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी रेगुलेशन को लेके SCGC के थ्रू कोई रोड मैप बनाया जाए। ये हमारी दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से, और हमारे आज की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे, कि हमें हमारी SCGC को प्रायोरिटी पे हम कम से कम 10 से 15 दिन का जो है मतलब 15 दिन तक हम वेट करेंगे। अगर ये चीजें प्रायोरिटी पे नहीं हुई तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे जो है भूखे को अगर खाना नहीं मिलेगा तो चिल्लाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमें भी जैसे बाकी जो कंट्रेक्चुअल हैं, कंसोलिडेट हैं, जो डेली वेजेस रोडों पे, हमें भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा। वेजेस एक्ट लागू है नहीं, मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू नहीं है। आपने जो बात कही, हम भी इसी बात पे आना चाहते थे। अभी सुनने में आया है कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ जो है मई मिनिमम वेज एक्ट लागू होने जा रहा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी यूटीज हैं उसमें जो भी कानून लागू होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कानून लाती है तो यूटीज पे लागू होता है। हमारी अगर बाहर सारी स्टेटों में, सारी यूटीज में मिनिमम वेज एक्ट चल रहा है तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी मिनिमम वेज एक्ट होना चाहिए था। कम से कम एक बंदे को रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो गवर्नमेंट अगर काम ले रही है, या तो अगर हमें सीमित रखा गया होता कि 2 घंटे आपने काम करना है, उसके बाद कोई और काम कर सकते हैं आप, तो कोई इश्यू नहीं था। हम 2 घंटे गवर्नमेंट को देते, उसके एवज में हमें जो मिलता ठीक है, अगर नहीं तो उसके बाद जो हम अपना कुछ और काम कर लेते। हमारे पास, आप यकीन करेंगे, हम नरेगा के लिए लगे थे। हम रूरल डेवलपमेंट के अंदर जितनी भी स्कीमें हैं सारी स्कीमें रन कर रहे हैं। आप देखिए बैक टू विलेज आया, वो हमने प्रोग्राम रन किया, उसमें हमारी ड्यूटीज एज ए लाइजन ऑफिसर लगाई गई। कहने को तो ऑफिसर बना देते हैं, लेकिन उतना कम से कम उसके एवज में कुछ जो मतलब उसके लिए हिसाब से दें भी उसी हिसाब से दें भी। हमने मिशन अंत्योदय किया, इन्होंने कहा जी उसमें आपको इंसेंटिव मिलेंगे, मिशन अंत्योदय का आपको जो है उसमें जो आप काम करेंगे इंसेंटिव मिलेगा, वो नहीं मिला। हमें कहा गया कि आपको हमें लाइजन अफसर बनाया गया इसका बैक टू विलेज का। हमने 4 बैक टू विलेज के प्रोग्राम सक्सेसफुल करके दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और कंप्लीट तरीके से सक्सेसफुल रहे। पढ़े लिखे लोग और मेहनती लोगों की भी कमी नहीं है, बिल्कुल, तो लेकिन है ही नहीं, पॉलिसियां नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। देखो एम्प्लॉयमेंट आज की डेट में हमारे जो महकमे के अंदर सारे डिग्री होल्डर्स लोग हैं। मैं मास्टर MA RD हूँ, MA पॉलिटिकल साइंस हूँ। हमारे जितने भी बाकी लोग हैं हमारे महकमे में PhD करके लोग जो है वो ग्राम सेवक का काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बेचारा PhD करके करेगा क्या? हमने सोचा चलो इसमें हमें जो है नौकरी मिल गई है तो कल को हमारा फ्यूचर जो है, फ्यूचर तो अब कुछ लोग हमारे एवरेज भी हो गए हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे बच्चों का फ्यूचर तो बने। तो ये आपकी 3-4 मांगे हैं बस? 4 मांगे हैं। दूसरी, अभी जो आपने कहा था मिनिमम वेज एक्ट का, हम चाहते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट लागू होने वाला है, उसके अंदर भी हमारा इंक्लूजन किया जाए। एक चीज और मैं ऐड करना भूल गया, जो हमारे कमेटी बनी है, आज की डेट में कमेटी बनी है, जो आज की जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी फ्रेम की है 6 महीने के लिए, कि 6 महीने में जो है एक रोड मैप तैयार करके दिया जाए। डेली वेजर्स, कंसोलिडेट, कंट्रेक्चुअल, जो भी अदर्स रेटेड वर्कर हैं या जिस तरीके के भी जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज आते हैं, उनका एक रोड मैप तैयार करके दिया जाए। 6 महीने के अंदर उस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट होनी है, जिसको हेडेड कर रहे हैं हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब। हम रिक्वेस्ट करते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, आपके माध्यम से हमारी मोतबाना गुजारिश रहेगी कि जो कमेटी आप फ्रेम करके जो रोड मैप बना रहे हैं उसमें कम से कम बराए मेहरबानी हम लोगों को भी जो है उसमें हम पे भी नजरसानी करके उसके अंदर हमें भी इंक्लूजन हमारा भी किया जाए। तो एक तो हमारी ये है। तो इसी के साथ अगर हमारा नहीं होता है तो फर्दर हमारी जो है 2-4 डिमांड्स हैं। हम अगर हमारा इसमें रेगुलेशन को, हमारी पॉलिसी को लेके कोई गवर्नमेंट स्टेप नहीं उठाती है तो मुझे लगता है जैसे बाकी लोग रोडों पे, तो हमें भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा। तो इसके बगैर और कोई चारा नहीं है। शुक्रिया। सेक्रेटरी बताएंगे, रोडों पे उतरोगे अगर नहीं सुनेंगे तो? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप हमेशा हमारी बात करते हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम जो नरेगा एक्ट जिसमें हम काम करते हैं वो एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, लेकिन जो हम एम्प्लॉइज़ हैं वो स्टेट ने हमें एंगेज्ड किया था। सेंटर इसमें खाली फंडिंग करती है। जो नरेगा एक्ट का जो सेक्शन 18 गाइडलाइन है जो नरेगा की, वो खुद ये बताती है कि जो नरेगा के एम्प्लॉइज़ हैं वो स्टेट एंगेज्ड करेगी।
लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मंत्री साहब कहते हैं नरेगा है सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, तो इसको सेंटर ही देखेगा। तो हमने अपने कई बार उनसे मिले भी, तो सेंटर कैसे देखेगा जब स्टेट ने लगाया है? तो सेंटर, इसके लिए सेंटर ने ऑलरेडी स्टेट को रिकमेंड किया हुआ है कि अगर कोई स्टेट इसमें कोई तब्दीली लाना चाहती है, जहाँ एम्प्लॉइज को परमानेंट करना चाहती है, तो सेंटर इसके एवज में फंडिंग भी करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ हमें एक फुटबॉल बना के रखा हुआ है, स्टेट बोलता सेंटर के हैं, सेंटर बोलता स्टेट के। ये क्लेरिफाई नहीं हो रहा है कि आखिर हम है कहाँ, किसके हैं? हाँ किसके हैं, कौन संभालेगा हमें? तो आगे जाके हमारी फ्यूचर कैसे होगा? क्योंकि जब हमें लगाया गया था, यहाँ पे था 370, उसकी वजह से यहाँ पे एक्ट सीधा लागू नहीं हुआ। यहाँ पे हुई JNK रोजगार स्कीम जो जम्मू कश्मीर की थी, तो इसमें हमें लगाया गया 2008 में। तो अब तक अगस्त 19 को, जो 5 अगस्त 19 को 370 हटा, उसके हमें उम्मीद थी कि हमें कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में एक विधान, एक संविधान लागू होगा। लेकिन बाकी चीजों में संविधान लागू हो गया, लेकिन हमारे नरेगा एम्प्लॉइज के लिए कुछ नहीं बदला। वो वैसे के वैसे थे, उनको जो पहले मिल रहा था आज भी वही मिल रहा है। अगर नहीं सुनते तो फिर आप प्रदर्शन करेंगे? तो इसका हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है आगे। अगर हमारी डिमांड ये पूरी नहीं होती तो हमें कोई और रास्ते अपनाने पड़ेंगे। तो ये जम्मू के लोगों की हालत है कि रास्ते, प्रदर्शन का रास्ता वो अपनाते हैं। प्रदर्शन करके भी इन्होंने देखा है 4 महीने की तनख्वाहें रोक रखी हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों के साथ भेदभाव किया गया। 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर पैसा जो है वो दे दिया गया, लेकिन 6 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में भी हैं, वहां भी भेदभाव है। लेकिन जम्मू के साथ तो ज़्यादा ही सौतेला व्यवहार है, क्योंकि जम्मू वाले बोलेंगे नहीं। जब बोलेंगे नहीं तो फिर ये लोग कुछ करेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं और ये कह रहे हैं कि इन मांगों पर ध्यान दिया जाए, और अगर नहीं दिया गया तो फिर ये पहले की तरह प्रदर्शन करेंगे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।